हेलो एवरीवन। आज हम जुलाई 2018 का पेपर डिस्कस कर रहे थे। हमने ऑलरेडी 3 पार्ट में वीडियो डिस्कस किया था। 1 से लेके 75 तक के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आज हम 75 से लेके 100 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ने हमारा क्वेश्चन है कि हमें अरेंज करना है इन सारे जो बुक्स हैं ये कब आई थी उसके अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है। तो एफ्लुएंट सोसाइटी है इसको किसने दिया था? एशियन ड्रामा एंड दिस जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी और डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम दिया किसने था ये भी मैं बता दे रही हूँ और कब दिया था ये भी मैं बता दे रही हूँ। तो एफ्लुएंट सोसाइटी का जो है इसको दिया था कैनेथ गिल्बर्ट्स 1958 में। ठीक है। एशियन ड्रामा गुनार्ड मिडल ने दिया है, ये मिडल है, ये इन्होंने दिया था 1968 में। कीन्स ने दिया है और इन्होंने दिया था 1936 में। और अमर्त्य सेन की ये बुक है डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम और अमर्त्य सेन ने ये बुक दिया था 1999 में। अगर इस तरह से हम अरेंज करें इसको तो हमारा करेक्ट अरेंजमेंट बनता है ऑप्शन नंबर बी। तो बी करेक्ट हो जाएगा। मार्केट फेलियर कैन अकर बिकॉज ऑफ, तो मार्केट फेलियर 2 चीज़ों से होती है, एक तो इम्परफेक्ट कंपटीशन और एक्सटर्नलिटीज़ दोनों होगा। मार्केट फेलियर और कब कब होती है? मोनोपोलिस्टिक में भी होती है, मोनोपोली में भी होती है, साथ ही साथ पब्लिक गुड में भी होती है, एक्सटर्नलिटीज़ में भी होती है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में भी होती है। तो ये सारे हैं मार्केट फेलियर के कंडीशन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, इसका अभी हमने सॉल्व किया ऑप्शन नंबर बी और इसमें सी। कैपिटल गेन मीन्स क्या होता है? कैपिटल गेन का मतलब होता है कि हमें कुछ गेन हुआ है, यानी कि इसमें हमने असेट से कुछ हमारी वैल्यू इंक्रीज हुई है तो उसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। इंक्रीज स्टॉक और ये सब नहीं है। पाल्मर रेशियो क्या मेजर करता है? तो पाल्मर रेशियो इनइक्वालिटी मेजर करता है। अब इनइक्वालिटी और भी कई मेजर्स हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, तो ये आपका होमवर्क है। मुझे और बताइएगा कि कितने मेजर्स होते हैं जो कि इनइक्वालिटी को मेजर करते हैं। ये आपका होमवर्क है। बाकी पाल्मर रेशियो तो इनइक्वालिटी मेजर करता है, ये बहुत बार हमने पीछे के वीडियो में किया हुआ है, इसलिए मैंने आपको होमवर्क दिया। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन और ये हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन 80 से लेके 84 तक के असर्शन एंड रीजन टाइप के हैं, तो इसको देख लेते हैं। अगर हम देखें कि सोलो ग्रोथ मॉडल अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन कैपिटल लेबर रेशियो डज नॉट चेंजेस, क्या सोलो ग्रोथ मॉडल में इक्विलिब्रियम के पोजीशन पे कैपिटल लेबर रेशियो नहीं चेंज होता है? तो ये तो करेक्ट है, क्योंकि सब्सटीट्यूशन बिटवीन कैपिटल लेबर रेशियो पॉसिबल है। क्या इन दोनों के बीच में सब्सटीट्यूशन पॉसिबल होता है? तो येस पॉसिबल तो होता है, लेकिन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कैपिटल चेंज और लेबर रेशियो चेंज नहीं होते हैं। तो यानी कि ए और बी दोनों करेक्ट है और ये दूसरे को एक्सप्लेन भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रेड अलोंग द लाइन ऑफ कंपैरेटिव डिसएडवांटेज इंप्रूवमेंट द एलोकेटिव एफिशिएंसी ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। International trade is an engine of growth. तो इंटरनेशनल ट्रेड अलोंग द लाइंस ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज इंप्रूव करता है एलोकेटिव एफिशिएंसी ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्स के लिए। तो यस ये सही है। और इंटरनेशनल ट्रेड है इंजन ऑफ ग्रोथ का, क्योंकि किसी भी इंटरनेशनल ट्रेड से हमारा इंजन ऑफ ग्रोथ बढ़ता ही है। तो यस बढ़ता ही है। तो ऑप्शन नंबर ये भी हमारा सही है। लेकिन इन दोनों को हम एक दूसरे से नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिवैल्यूएशन रिजल्ट है एक्सपेंडिचर स्विचिंग इन एन इकोनॉमी का। तो ये डिवैल्यूएशन रिजल्ट है एक्सपेंडिचर स्विचिंग इकोनॉमी का, क्योंकि जब हम कभी भी एक्सपेंडिचर स्विच करते हैं इकोनॉमी पे तो डिवैल्यूएशन
की वजह से होता है और डीवैल्यूएशन की वजह से हमारा करंट अकाउंट जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो अल्टर करता है, यानी कि अच्छा होता है डीवैल्यूएशन की वजह से। तो ये दोनों सही है और एक करेक्ट एक्सप्लेन भी करते हैं। नेक्स्ट हमारा है एक्सटर्नल फोर्स आर ऑफ सिंगुलर इम्पॉर्टेंस टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द डेवलपिंग स्टेट। तो क्या हमारा ये एक्सटर्नल फोर्स किसी भी सिंगुलर इम्पॉर्टेंस और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डेवलपिंग फोर्स के लिए ज़रूरी है? तो येस, ये ज़रूरी है। और रिलेशनशिप बिटवीन डोमिनेंट एंड डेवलपिंग स्टेट आर डायनेमिक टू री इन्फोर्स अनइक्वल पैटर्न। तो अगर हम देखें तो ये भी सही स्टेटमेंट है, लेकिन इसकी वजह से ये नहीं हो रहा है, इसीलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा कि दोनों करेक्ट है, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। हमें क्या निकालना है? यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस निकालना है, डिमांड दिया हुआ है, प्राइस दी हुई है। तो चलिए निकाल लेते हैं कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हैं जिसको हम सॉल्व करते हैं ऐसे, एट प्राइस अगर ज़ीरो है, एग्रीगेट डिमांड ज़ीरो है और प्राइस हमारा 2 है, तो यहाँ पे हमारा डिमांड फंक्शन क्या दिया हुआ है? 10 - 2p। तो अगर हम p की वैल्यू 0 रखेंगे तो डिमांड फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? 10। यहाँ पे हमें डिमांड फंक्शन है 10 - 2p। तो अगर हम डिमांड फंक्शन एग्रीगेट डिमांड 0 रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? p की वैल्यू 5। उसके बाद हमें p 0 दिया हुआ है, तो डिमांड फंक्शन p 2 दिया हुआ है और डिमांड फंक्शन 0 है, तो ये 10 - 2 × 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। ठीक है, तो इस तरह से हमें डी ये और ये मिल गया। हम इसको एक यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस हमारा क्या था? ये 6 था, तो ये 2 था और हमारा ये बढ़ गया 5। तो ये हमारा क्या दिखाता है? कंज्यूमर सरप्लस को, और ये 6 है। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? कंज्यूमर सरप्लस के फॉर्मूले से कि 1/2 × बेस × हाइट। तो 1/2 बेस की वैल्यू 6 है और हाइट की वैल्यू 3 है, तो इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 9। तो 9 हमारा कंज्यूमर सरप्लस है। तो ये हमारा ये भी तरीका है निकालने का। हमारा ये प्राइस इधर शो कर रहा है और इधर हमारी क्वांटिटी शो कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये सबको मैंने समझाया है, यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व भी किया था, तो ये 9 ऑप्शन आया था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमें क्या दिया हुआ है? टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है और हमें मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन निकालना है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैं निकालते हैं इसको। टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है 10 + 5q + 2q² और हमें प्राइस ऑलरेडी p दी हुई है। तो अब हम मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये 5 + 4q आ गया। उसके बाद हमारा टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा? p × q। p की वैल्यू हमें 15 दी है, तो टोटल रेवेन्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15q। जब टोटल रेवेन्यू हमारी ये आई, तो मार्जिनल रेवेन्यू अगर हम निकालेंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू के लिए हम टोटल रेवेन्यू को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो आ गया 15। अब हम क्या करेंगे? मार्जिनल रेवेन्यू को इसके इक्वल रखेंगे। जब हम मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू को एक दूसरे के इक्वल रखेंगे तो ये 5 + 4q = 15 हो गया। तो 4q = 10 और q की वैल्यू आ गई 10/4 और हमारा ऑप्शन इस तरह से एक ये q की वैल्यू 10/4 आ गई। लेकिन अगर हम मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू को एक दूसरे के इक्वल करते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट हमारा 10q + 5 थी और हमारा एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू 0 हो जाएगा। तो q = -5/10, तो हमारा 1/2 आ गया। तो हमारा ऑप्शन क्या यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे कोई हमें ऑप्शन दिया नहीं है, यानी कि ये क्वेश्चन में यहाँ पे 15 ही हमें दिया है, मार्जिनल कॉस्ट 15 दिया हुआ है। तो इक्विलिब्रियम में हमारा मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट एक दूसरे के इक्वल होता है, तो हमें प्राइस के इक्वल ही दिया हुआ है ऑप्शन। तो इस ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है। बाकी हमने सॉल्यूशन किया दोनों तरीके से, तो हमें कुछ दूसरा मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है।
नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक वायबिलिटी एंड टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी इन लियोनटिव स्टैटिस्टिक्स सिस्टम। तो किस में हम इकोनॉमिक वायबिलिटी और टेक्निकल फिजिबिलिटी देखते हैं, तो वो हॉकिंस एंड साइमन कंडीशन में देखते हैं। ये कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसको मैं फिर से रिपीट नहीं कराऊंगी। बाकी सिंप्लेक्स मेथड को लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में किसने डेवलप किया है, तो वो किया है लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड में डैंटजिंग ने। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। अब हम करते हैं एक बैग कंटेन करता है, तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है हमारा ये, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। एक बैग कंटेन कर रहा है यहाँ पे रेड बॉल 5, वाइट बॉल 7 एंड ग्रीन बॉल 3। हमें रेंडमली एक बैग में से एक बॉल को ड्रॉ करने हैं और प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ग्रीन बॉल की कितनी होगी। तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे बता सकते हैं, ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी 3 अपॉन हम इस पूरे को ऐड कर देंगे 15, तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा, तो 1/5 हमारी क्या होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ द ग्रीन बॉल। तो 1/5 हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसका हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा सैम्पलिंग सर्वे किया गया है 100 हाउस होल्ड का। तो 100 हाउस होल्ड है और पर्टिकुलर विलेज में 5 ईयर का डेटा को कलेक्ट किया गया है। तो हमें बताना है कि कौन से डेटा हमें मिलेगा। तो जब हमें 5 ईयर का डेटा लेना है किसी पर्टिकुलर विलेज में, वो भी 100 हाउस होल्ड पे, तो उसमें हम पैनल डेटा का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें डिस्ट्रीब्यूशन में मीन की वैल्यू दी है 40, हमें मोड की वैल्यू दी हुई है 60, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 10 और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हमें निकालना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, अगर हम ये देखें दोनों को, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हम निकालते हैं मीन माइनस, ये कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मीन माइनस z अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है। तो मीन माइनस मोड, तो मीन की वैल्यू 40 माइनस मोड 60 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन हमें मिल गया है 10, तो ये क्या हो जाएगा 20/10, तो 2। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये -2 होगा ना, क्योंकि ये -20 हो जाएगा और ये 10, तो हमारा वैल्यू आ गया -2। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस -2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इन अ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन विद इन 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल द ओवरऑल रिग्रेशन सिग्निफिकेंस टू बी टेस्टेड। अगर हमें बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे देते हैं और ओवरऑल हमें सिग्निफिकेंस निकालना होता है, तो हमेशा एफ टेस्ट का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, एफ टेस्ट। नेक्स्ट है हमारा एक सैंपल है 100 का सैंपल लिया है और हमने 1000 पॉपुलेशन फार्मर में से 100 का हमने सैंपल लिया है और मार्जिनल एंड लार्ज फार्मर्स हमें देखने हैं। तो हम इसमें कौन सा सैम्पलिंग करेंगे, तो मार्जिनल और लार्ज फार्मर हमें देखने हैं और हमने ऑलरेडी 1000 पॉपुलेशन में से देखना है। तो हमें एक स्टेटा बनाना पड़ेगा, मार्जिनल फार्मर का स्मॉल और मार्जिनल लार्ज फार्मर। तो इस वजह से हमने स्टेटा बनाया, तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसका हिंदी में यहाँ पे दिया है पैनल डेटा ये, और हमने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें सॉल्व की हैं, तो एक बार इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम कि कौन से हमें बताना है कि वैलिड रिकर्सिव सिस्टम के लिए। तो ये भी रिपीटेड बहुत बार क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है कि अगर रिकर्सिव सिस्टम होता है तो पैरामीटर वैलिड होता है एंड सेपरेट एप्लीकेशन हम OLS का कर सकते हैं, तो ये भी सही है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिलेटेड होता है एरर टर्म से दूसरे इक्वेशन में, तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। हमें क्या करना है, कंटिंजेंसी टेबल किससे मैच करेगी, तो कंटिंजेंसी टेबल हम काई स्क्वायर में निकालते हैं। यूनिट ट्रूथ टेस्ट स्टेशनैरिटी के लिए, फिशर एफ टेस्ट हम सिग्निफिकेंस ओवरऑल रिग्रेशन के लिए करते हैं और ग्लेंजर टेस्ट कैजुअलिटी के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा कोर्स से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हिंदी में है, एक बार पॉज करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर में हमें बताना है कि कौन सा सूटेबल नहीं है। तो जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर में ऑटो कोरिलेशन और हेट्रोस्कैडिसिटी ही सूटेबल होता है, बाकी मल्टी कोलिनियरिटी और एरर ऑफ वेरिएबल्स नहीं होता है। इसको आप लोग याद करके कहीं लिख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा कि ये सूटेबल नहीं होता है। फिर उसके बाद
उसके बाद हमें बताना है कि इसमें से सोलो ने कौन सा मॉडल दिया था, डोमर ने और रॉबिन्सन ने कौन कौन से मॉडल दिए हैं। तो सोलो ने जो हमारा मॉडल दिया है वो है हमारा SFS प्लस दिस मॉडल। डोमर का मॉडल है हमारा ये I/I, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया है, और इनका रॉबिन्सन का ये है और हैरड का ये है। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा एकदम परफेक्टली मैच हो रहा है। इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में और हमने पीछे के वीडियोस में किए भी हैं। नेक्स्ट है हमारा एडजेसेंट डायग्राम है। एक डायग्राम दिया हुआ है हमारा, गवर्नमेंट शुड फिक्स द प्राइस एंड फॉलोइंग पॉइंट ऑफ द मोनोपोली रिजल्ट सोशली ऑप्टिमल आउटकम। हमें बताना है कि किस पॉइंट पे सोशली ऑप्टिमल आउटकम होगा। तो अगर हम देखें ये पॉइंट जो कि मार्जिनल हमारा मार्जिनल कॉस्ट जाता है इधर और एवरेज कॉस्ट पे जहाँ पे कट करता है उसी पॉइंट को हम बोलते हैं, ये कौन सा पॉइंट है, सोशली ऑप्टिमल आउटकम है। तो हमारा ऑप्शन नंबर पॉइंट सी हमारा सोशली है, जहाँ पे मार्जिनल और एवरेज कॉस्ट एक दूसरे को कट करते हैं। तो इस तरह से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ अ प्रोड्यूसर पे price to each of the input that is used is equal to its value of marginal product, then which of following does he earn। तो अगर प्रोड्यूसर पे करता है प्राइस को हर एक इनपुट पे और वो इक्वल होता है उनके वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट के, तो वो क्या अर्न करेगा, तो वो हमेशा अर्न करेगा ज़ीरो सब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। और हमें 2018 का यूनियन बजट में बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं था। तो उस टाइम जो फिजिकल डेफिसिट था वो 3.5 नहीं था, बाकी रेवेन्यू डेफिसिट ये और ये करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा इनकरेक्ट है। इसका हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह से हम जुलाई 2018 के सारे पेपर को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पेपर को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।